चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग सिलेबस तो मेजरली पूरा हो गया है, हल्का सा रिटर्न बचा है वो देख लेंगे, वो ठीक है। इस केस में क्या है, अपने जितना भी पढ़े हैं एक बार हम लोग इसका आरटीपी देख लो। रॉ आरटीपी यहां पे ले लिया है सीए इंस्टीट्यूट का, ये अपना आरटीपी है। और इस आरटीपी में भले ये सीए इंस्टीट्यूट का लिया हुआ है, डज नॉट मीन कि ये खाली सीए इंटर के लिए रिलेवेंट है। आराम से सीए सीए में दोनों जन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पैटर्न का दोनों ही एग्जाम्स में आता है। और इनफैक्ट सीए का क्वेश्चन है तो सीए में आए या नहीं है, सीए में हाई चांसेस जो होता है यही वाले क्वेश्चंस आ जाने का। तो अपने को पैटर्न समझना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता है, कभी भी ये नहीं होगा कि यही वाला एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाए। नंबर्स फिगर्स थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझना है, वो सीए इंटर का इधर पे अपने आरटीपी सॉल्व करे। और एकदम लेटेस्ट वाला है मई 23 जून 23, यानी जितना अमेंडमेंट्स के साथ होना चाहिए ये अमेंडमेंट्स के साथ कवर्ड है, चलेगा। तो बस अपने को यहां पे सोल्यूशन करते हुए चलना है, और जैसे से हम लोग पढ़ेंगे हम इसमें देखना किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत कुछ, एक होता है सॉल्व करना, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा वो तो यहां लिखा ही है, इसमें नया कुछ नहीं, हम अपना ही नया कोई आंसर बनाने वाला नहीं है। हाँ एकदम अपलोड होगा, डोंट वरी। अगर तुम लोग अभी इस समय कुछ और पढ़ रहे हैं जरूर कंटिन्यू करो, डोंट वरी, अपलोड सब होगा, अपलोड होगा, एकदम होगा। तो यहां पे आंसर तो है ही, बट एक अप्रोच होता है ना कि कैसे अप्रोच किया जाए कोई पेपर को। अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो कैसे अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को, जैसे एमसीक्यूज है तो किस तरीके से अप्रोच किया जाए एमसीक्यूज को, वो सब अपने देखते हुए इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो एक बार जब भी कभी देखो तो इसको रेफर जरूर करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। अगर देखो तो यहां पे पहले लंबा चौड़ा एक केस स्टडी का एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, देख के डर लगा होगा कि ये क्या पूछ दिया, इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन बचपन में कभी किया था, इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंशन, और यहां पे 5 एमसीक्यू। इफेक्टिवली अगर बोले ना ये कुछ नहीं है, 5 अलग क्वेश्चन है। उस तरह से देखो किया क्या है, 5 क्वेश्चन नीचे बोल दिया और 5 का डेटा एक साथ ऊपर दे दिया, किया ये उतना ही सा बात है। वो नहीं करके अगर 5 इंडिविजुअल एमसीक्यू पूछता तो कंटेंट इतना ही रहता। बस ये माइंड गेम्स है, फालतू में इसको वो नहीं कर रहा है, देखना एकदम नॉर्मल एमसीक्यू की तरह इसको अभी अभी सॉल्व करेंगे, साथ में करेगा। हाँ चलो भाई, मतलब बाद में मिलना, जाओ। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, मतलब वो जबरदस्ती माइंड गेम्स वाला बात होता है। ठीक, 5 एमसीक्यू अभी देखेंगे। उसके बाद एक 6th क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। यहां पे एक रजिस्टर्ड आदमी है, उसका बात किया है थोड़ा बहुत, और लास्ट में देखो क्या बोला, रेट्स दे दिया, अपने डिस्कस किए रेट्स वो हमेशा मेंशन कर देगा, अपने को जानना नहीं है, ठीक है। और उसमें देखो लास्ट में क्या बोला, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर पृथ्वीराज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। देख लेंगे क्या दिक्कत है, डन। और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आ गया, तो बोलने का मतलब ये, अगर एक पेपर देखे तो इसमें सब कवर्ड है, सब मतलब एमसीक्यू भी कवर्ड है। उसके बाद अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा, फुल फ्लेजेड जो जीएसटी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, और उसके बाद कुछ एप्लीकेटिव थ्योरी है और कुछ एकदम प्योर थ्योरी क्वेश्चंस भी है। तो हर एक चीज को किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, देखते समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, इसके नीचे आंसर दे दिया, वेरीफाई भी कर लेंगे। चलो, अब ये इतना लंबा चौड़ा पैसेज जो है ना, पढ़ के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये पैसेज पढ़ के सीधा सीधा हमेशा क्वेश्चंस पे आ जाना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है, पहला वाला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ मानवता ट्रस्ट, यानी बोलने का मतलब ऊपर मानवता ट्रस्ट का कुछ बात किया होगा, देख लेंगे। डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, यानी कुछ कुछ बात ऊपर किया होगा, इनमें से कौन सा सप्लाई नहीं होगा, यही बोलेगा। करेक्ट, क्वेश्चन समझ गया, आंसर पढ़ने का दरकार नहीं, पढ़ के देख लेंगे, ऊपर चलो, ठीक है। और नॉर्मली एक रूल ऑफ लॉ तुम लोगों को बता देता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, सॉरी, जैसे इधर 5 क्वेश्चन है, तो अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन चलता है ना, पहला क्वेश्चन यूजुअली पहला 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर तुमको आंसर मिल जाएगा। तो बस वही लॉजिक से पढ़ना, 5 क्वेश्चन को 5 अलग अलग ब्रेक कर दो। पहला क्वेश्चन इधर कहीं पे मिलेगा, दूसरा यहां कहीं मिल जाएगा, तीसरा चौथा ऐसे ऐसे मिलते चलेगा। तो एक एक करके, बस एक एक करके पढ़ना है, कुछ नहीं। देखो नहीं, तुम लोग फालतू कंफ्यूज क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या बोला,
डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, जो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। यहां एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई ऐसा कुछ नहीं बोला है। क्लियर कट जब बोला है डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, मतलब डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे एज पर सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है ना सप्लाई क्या है, तो यहां पे वो सेक्शन 7 का डेफिनेशन में सूट नहीं करेगा। इतना ही क्वेश्चन बोला है। यहां एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल ऐसा तो कोई बात किया ही नहीं है। करेक्ट। चलो पहला पारा पढ़ो। मानवता ट्रस्ट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, चैरिटेबल ट्रस्ट है। द ट्रस्ट इज वेल नोन फॉर इट्स एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिलीजियस एक्टिविटीज। ट्रस्ट यही काम करता है नॉर्मली, बिजनेस तो नहीं करता ना। वो क्या करता है? चैरिटेबल, एजुकेशनल और रिलीजियस एक्टिविटीज नॉर्मली करेगा। Trust became liable to registration in the current financial year since it exceeded the threshold limit। और वो कहां रजिस्टर कर लिया अपने आप को? गुजरात में। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। यहां तक कुछ बोला है? नहीं बोला है। कब रजिस्टर किया? मई के मंथ में रजिस्टर किया। ओके फाइन, आगे चलो। इन द मंथ ऑफ जून अ मल्टीनेशनल कंपनी ध्रुव तारा लिमिटेड, एक कोई और कंपनी है, गिफ्टेड 500 लैपटॉप्स वर्थ ₹50 लाख टू द ट्रस्ट। हम लोग को किसके व्यू पॉइंट से बात करना था? क्वेश्चन क्या था? ट्रस्ट के व्यू पॉइंट से। ट्रस्ट सप्लायर है। सप्लायर कौन है? ट्रस्ट है, उसका बात करेंगे। यहां क्या बोला? ध्रुव तारा लिमिटेड जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्या किया है? 500 लैपटॉप्स गिफ्ट किया है। गिफ्ट किया है 500 लैपटॉप्स वर्थ ₹50 लाख टू द ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। रुपया नहीं लिया है तो सप्लाई बोलेंगे। 7(1) में सप्लाई क्या क्या है वो बताया था। 7(1)(a) में 4 चीज होना चाहिए सप्लाई के लिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन मिसिंग है, यहां नहीं हो सकता। 7(1)(c) बोलता है विदाउट कंसिडरेशन, बट उसमें सिर्फ 4 चीज बोला है। ओनली 4 थिंग्स। पहला, आईटीसी अवेल किए, उसके बाद परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया बिजनेस एसेट्स का। यहां आईटीसी का कुछ बात किया नहीं है। सेकेंड, डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन के बीच होना चाहिए, बहुत ही अलग अलग लोग हैं, वो नहीं लगेगा। थर्ड, प्रिंसिपल एजेंट, ऐसा कुछ बोला नहीं है। फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, तो वो भी नहीं लगेगा। एज ऑफ नाउ सप्लाई नहीं आ रही है। करेक्ट, आगे चलते हैं। बट ये तो ध्रुव तारा का बात कर रहा है। ध्रुव तारा जो ट्रस्ट को दिया, अपने को वो पूछा नहीं है। ट्रस्ट क्या सप्लाई कर रहा है वो पूछेगा। आगे चल के देखते हैं। ठीक है। विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ सीकिंग एनी बिजनेस प्रमोशन फॉर द सेम। याद एक क्लैरिफिकेशन पढ़े थे अपने, अगर हम लोग कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं, बदले में बिजनेस प्रमोशन का अगर फीलर आ गया उसमें से, तो उसको हम लोग कंसिडरेशन मान लेंगे। तो यानी अगर ध्रुव तारा ये 50 लाख का लैपटॉप ट्रस्ट को दिया और बदले में वो ट्रस्ट ध्रुव तारा का कुछ बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो क्या ये 50 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट माना जाता? नहीं माना जाता। बट क्या लिख दिया क्वेश्चन में? उसका बिजनेस प्रमोशन का कोई इंटेंशन नहीं था, यानी ये सप्लाई नहीं माना गया। ठीक है, आगे चलो। फिर क्या बोला? मानवता ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड दीज लैपटॉप्स फॉर फ्री in the same month to the needy students for facilitating them in higher studies। तो मानवता ट्रस्ट के व्यू पॉइंट से बात करना है। वो क्या किया? वो सर्विस, मतलब उसको लैपटॉप मिला, वो भी सप्लाई नहीं था। वो सप्लाई नहीं था यानी ट्रस्ट आईटीसी लिया होगा? नहीं लिया। और वो आगे गिफ्ट में गिफ्ट कर दिया, आगे वो स्टूडेंट्स को गिफ्ट कर दिया। अब बोलो ये सप्लाई माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा ना। क्यों माना जाएगा? अगर तुम लोग शेड्यूल 1 का पैरा 1 भी लगाओ, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, ये आईटीसी तो अवेल ही नहीं किया, कोई सप्लाई नहीं होगा और कंसिडरेशन तो है ही नहीं। तो जहां 7(1)(a) नहीं लगा, 7(1)(c) नहीं लगा, तो फिर क्या लग जाएगा? नो सप्लाई। क्लियर है? 100%? कोई दिक्कत? तो आंसर एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन 1 का आंसर पढ़ो, क्या बोला? कौन सा सप्लाई नहीं होगा? फ्री लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीडी स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स नॉट अ सप्लाई। आगे पढ़ने का दरकार भी नहीं है, और आगे पढ़ लो, सब सप्लाई होता है। एग्जेम्प्ट होगा वो बात अलग है, बट सप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या बोला? सप्लाई नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्ट टैक्सेबल कुछ नहीं बोला है। डन, एकदम लॉजिक पहला वाला। क्लियर? 100%।
यहां तक क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं। सेकेंड क्वेश्चन यहां बोला कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय मानवता ट्रस्ट अंडर रिवर्स चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, यानी यहां बोल रहे हैं मानवता ट्रस्ट रेसिपिएंट है, उसको कौन से गुड्स पे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, ये वाला बात कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो यानी इनवर्ड सप्लाई वो क्या क्या लिया, आगे पढ़ो, देखते हैं, आगे का पैरास पढ़ते हैं। मानवता ट्रस्ट अब बोल रहा है ओन द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सॉरी, ठीक है, एक स्कूल है उसका, मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से, बहुत बढ़िया, गुजरात में। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई द ट्रस्ट अवेल्ड सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज फ्रॉम परफेक्ट सिक्योरिटी सोल्यूशंस बोल के कंपनी है, उससे सिक्योरिटी सर्विसेज लिया फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख। ठीक है, इसके बाद इट ऑल्सो रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम माया एंड कंपनी, अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स फॉर 1,20,000 इन द सेम मंथ। और आगे इतना ही बात किया है। हम बोले तो सेकेंड क्वेश्चन मोटा मोटा सेकेंड पैरा में मिल जाएगा, ये रहा, तो यहीं तक इसका बात किया है। करेक्ट, यानी वो 2 सर्विस लिया है मानवता ट्रस्ट। क्या 2 सर्विस लिया है? पहले सिक्योरिटी सर्विसेज का सर्विस लिया है, उस पर हम रिवर्स चार्ज में टैक्स देंगे। ओके फाइन, देखेंगे क्या देना है, कैसे देना है। सेकेंड किससे सर्विस लिया है? लीगल सर्विसेज से वो सर्विस लिया है, उस पे उसको कुछ टैक्स देने का बात है। बोलो यहां क्या होगा? दो सप्लाई क्लियर है। पहला सप्लाई क्या बोला? अच्छा, ये सप्लाई लिया कौन है? ट्रस्ट लिया है या वो ट्रस्ट का जो स्कूल है वो लिया है? ट्रस्ट का स्कूल लिया है ना, तो स्कूल के व्यू पॉइंट से बात करना है। स्कूल पहला सर्विस लिया सिक्योरिटी सर्विसेज, बोलो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं? सोचो एक बार, एक स्कूल अगर सिक्योरिटी सर्विसेज ले तो एग्जेम्प्ट है, हां या ना? एग्जेम्प्ट है। टीसीएस एक अच्छा स्कूल बनाया, टी यानी ट्रांसपोर्टेशन, सी क्लीनिंग, एस सिक्योरिटी। अगर एक स्कूल जो है, एक सेकेंड आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अगर एक स्कूल सिक्योरिटी सर्विसेज इनपुट करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज लेता है, दैट इज एग्जेम्प्ट, तो आरसीएम नहीं लगेगा उस पर। क्लियर? तो बोलो ये 2 लाख क्या होगा? एग्जेम्प्ट। सिंपल लॉजिक, डन। सेकेंड, लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज वो लिया माया एंड कंपनी, एक फर्म ऑफ एडवोकेट्स से। 3 लोग का अपने हर जगह पढ़ते हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट्स, 3 लोग से वो फर्म ऑफ एडवोकेट्स वहां फिट हुआ, उससे सर्विस लिया कितने का? 1,20,000 का। बोलो क्या होगा? आरसीएम या एग्जेम्प्ट? आरसीएम या एग्जेम्प्ट? ये होगा एग्जेम्प्ट। सोचना, सुनना, याद है तुम लोग? याद है, स्ट्राइक नहीं किया बस, और कुछ नहीं। जब लीगल सर्विस, ये 3 लोग में से कोई एक लीगल सर्विस प्रोवाइड कर दे, करेक्ट, आरसीएम तो तब लगेगा जब कोई बड़ा बिजनेस एक सर्विस ले रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्विस ले रहा है, तब वो आरसीएम पे टैक्स देगा। यहां तो एक ट्रस्ट, एक स्कूल सर्विस ले रहा है, क्या वो बिजनेस एंटिटी है? नहीं, बिजनेस थोड़ी कर रहा है वो, बिजनेस एंटिटी नहीं है। और आरसीएम में भी वही टैक्स देता था अगर लीगल सर्विस ऐसे लोग ले, कौन? अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। ट्रस्ट उधर कवर हो गया। नेक्स्ट, एक ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर पिछले साल में रजिस्ट्रेशन लिमिट के अंदर था, यानी उसको लायबिलिटी टू रजिस्टर अभी तक नहीं आया है, ऐसा कोई। करेक्ट। और तीसरा, बाकी लोग, बाकी यानी कोई बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर्ड है इफेक्टिवली, अगर वो टैक्स, वो सर्विस लेता है, वो आरसीएम पे टैक्स पे करेगा लीगल सर्विसेज में। तो बोलो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या होगा? एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है, किसको सर्विस दिया? चैरिटेबल ट्रस्ट, या चैरिटेबल ट्रस्ट का जो स्कूल है वो,
क्या वो बिजनेस एंटिटी है? नहीं है ना। अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो एग्जेम्प्ट होगा या आरसीएम होगा? एग्जेम्प्ट होगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन भले ही ले ले, ये बिजनेस एंटिटी ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो लिया है, ऊपर अपने लिख दिए थे ना, वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वो बात ठीक है, बट ये क्या है? बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, कमर्शियल काम। कमर्शियल काम कर ही नहीं रहे ना, बिजनेस एंटिटी तो ये है ही नहीं। बिजनेस एंटिटी को छोड़ के कोई भी ले ले, वो एग्जेम्प्ट ही है। करेक्ट हुआ? तो बोलो, ना तो इस पे टैक्स देगा ना तो इस पे टैक्स देगा, यानी बोलो क्या होगा? नील। सिंपल। करेक्ट। बस इसलिए एक एक करके धीरे धीरे, बोला जल्दबाजी करके कभी सोल्यूशन नहीं निकल सकता। एक एक करके। वो रजिस्टर्ड अलग चीज होता है, बिजनेस एंटिटी अलग चीज होता है। वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होना चाहिए फॉर पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम, बट ये तो बिजनेस एंटिटी ही नहीं है। अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, वो तो यहां कवर हो गया ना। और बिजनेस एंटिटी मतलब क्या? स्टैंडर्ड। कोई भी जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी है। सिंपल। ये बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहां कवर्ड है। समझ गया? डन। थर्ड, अब क्या बोला ये? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड बाय मानवता ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज का ये अब बात क्या है? एकदम क्लियर कट बात हो रहा है। देखो, पहले वो क्या बोला था? क्या सप्लाई नहीं है, फाइन। सेकंड में बोला किस पे आरसीएम में टैक्स देंगे, किसी पर नहीं देंगे। थर्ड यहां बोल रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होगा अगस्त के महीने का, एक बार देख लो। ऊपर आओ, अगला पैराग्राफ देख लो, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लो, स्टार्टिंग लाइन ही ये लिखा है। मानवता ट्रस्ट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ अगस्त, ऑल ट्रांजैक्शंस बीइंग इंटरस्टेट। अगस्त का बात कर रहा है ना, तो अगस्त में क्या क्या सर्विस वो लिया, देखो। अच्छा, ये तो एक्सपेंसेस इनकर्ड का बात कर रहा है, मतलब उसका खर्चा है, उसका वो परचेजेस हो गया एक तरह से। परचेजेस पे तो अभी वाला क्वेश्चन है एप्लीकेबल नहीं है। अभी क्या पूछा क्वेश्चन? अभी पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड बाय मानवता ट्रस्ट, यानी ये तो नहीं होगा। अच्छा, ये और नेक्स्ट वाला इकट्ठे पढ़ लो। देखो, क्वेश्चन 3 क्या बोला? एग्जेम्प्ट सप्लाई। 4 क्या बोला? टैक्सेबल सप्लाई बाय मानवता ट्रस्ट फॉर अगस्त। तो ये दोनों हम लोग इकट्ठा पढ़ लेते हैं। ऊपर मानवता ट्रस्ट जितना सप्लाई किया, कुछ एग्जेम्प्ट होगा कुछ टैक्सेबल होगा, वो आइडेंटिफाई करना है। ऊपर कर लो, आ जाओ। देखो इधर, ये 3 जो है ध्यान से पढ़ना। ये क्या बोला? एक्सपेंसेस का बोला है, एक्सपेंसेस इनकर्ड, इसका मतलब परचेजेस, इनपुट सर्विसेज है। इसका बात नहीं करेंगे यहां पे। क्या बात करेंगे हम लोग? सप्लाईज का बात करेंगे ना। वो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा। ये रहा, ये वाला देखो। मानवता ट्रस्ट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहां दिया गया सारा सर्विस है। क्लियर? बस करना क्या है, यहीं से कुछ एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, क्लासिफाई करते हुए चल लो। सिंपल। पहला वाला बोलो क्या है? इट रन्स एंड ओल्ड एज होम सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स। एग्जेम्पशन में हमने 4 चीज देखे थे। बाय क्या एक्टिविटी है, कौन वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किसको परफॉर्म कर रहा है, किसको दे रहा है वो सर्विस, और अगर कुछ कंडीशन है या नहीं। तो इसमें क्या एक्टिविटी था? ओल्ड एज होम सर्विसेज बाय कौन? एक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। किसको? सीनियर सिटीजन, 60 साल या उससे ऊपर, वही है यहां पे। अभी तक तो ठीक है, एग्जेम्प्ट आ रहा है। आगे देखते हैं। कंडीशन था एक क्या? 25,000 पॉम 25,000 पर मंथ पर मेंबर। ठीक, आगे देखो। हाँ, वेरी गुड। नॉमिनल मंथली चार्ज 15,000 इज चार्ज फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 20। बोलो, एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल? पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। बेस्ट पार्ट तो ये, या तो पूरा एग्जेम्प्ट है या भाई ये पूरा टैक्सेबल है। बोलो, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट कितना अमाउंट? 15,000 इंटू 20, यानी 3 लाख। तो 3 लाख अभी तक अपना एग्जेम्प्ट सप्लाई है। ओके, डन यहां तक? सिंपल, क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड वाला देख लो।
इट रेंट्स आउट, रेंट पे दे रहा है, अ कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ टेम्पल मैनेज्ड बाय इट ऑन 15 अगस्त। कुछ भी काम, 3 चीज रेंट पे दे सकता था। एक ट्रस्ट, 3 चीज, हीर और रांझा वाला स्टोरी याद है ना, 3 चीज रेंट पे दे सकता था। कम्युनिटी हॉल, शादी का जगह जो होता है, शॉप्स या रूम्स, धर्मशाला वाला रूम जो हो गया, एक करके। शॉप का लिमिट 10,000 के नीचे होना चाहिए, 10,000 होते टैक्स हो जाएगा, और 10,000 पर, यहां पे हम लोग क्या बात करें, शॉप का बात करें ना, शॉप हो गया 10,000 पर मंथ, वेरी गुड। रूम 1,000 पर डे, ये लिमिट है 1,000 के नीचे, वेरी गुड। उसके बाद कम्युनिटी हॉल 10,000 पर डे, उसके नीचे, बस बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो इसमें देखो क्या बोला है, हाँ करते हुए करते हैं। देखो क्या बोला, इट रेंट्स आउट अ कम्युनिटी हॉल, क्या रेंट पे दिया, कम्युनिटी हॉल, यानी लिमिट क्या लगेगा 10,000 पर डे, उसके नीचे होना चाहिए, यानी 10,000 अगर हो गया तो टैक्स कर देंगे इसको, क्लियर। कितना है देख लो, कितना है देख लो। बाय इट ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को रेंट पे दिया, कितने का दिया, फर्स्ट हाफ 5,000, सेकेंड हाफ 6,000, बोलो क्या लेंगे, 11 या 5 और 6, 11, क्योंकि वो पर डे का लिमिट है। 11,000 कितना हो, 10 के ऊपर हुआ, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल, बढ़िया, 11,000, परफेक्ट। आर्ट एग्जीबिशन हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब हाउ डज इट मैटर, उधर कोई पर्पस थोड़ी लिखा था, कोई भी चीज के लिए दो, रेंट पे तो दे रहा है। थर्ड, it rents out rooms in the precincts of the said temple for a rent of 950 per room per day। बोलो क्या था लिमिट, 1,000 से कम होना चाहिए पर डे, ये 950 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलेगा। और ऐसे करके वो कितना कमाया महीना में, 35,000, ठीक है। तो क्या हो गया 35,000, हाँ, सिर्फ यही एक ऐसा लिमिट था जो राउंड फिगर होते ही टैक्स हो जाता था, बाकी सारा लिमिट्स में राउंड फिगर से एक ऊपर होने से टैक्स होगा। बहुत बढ़िया, डन है, पक्का। तो बोलो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल का टोटल कर लो, कितना आएगा, एग्जेम्प्ट इज 335, टैक्सेबल इज 11, दोनों आंसर हो गया। एग्जेम्प्ट हो गया 335 सी और टैक्सेबल हो गया बी 11, डन है। कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, पक्का, आगे चले, ओके। लास्ट देख लो 5 क्वेश्चन। तो एमसीक्यू टाइम पास वाला एमसीक्यू बोला था, इफेक्टिवली हम लोग क्वेश्चन जी सॉल्व कर रहे थे, क्लियर है ना, तो और इसलिए कुछ अलग नहीं होता एमसीक्यू में। 0.5 क्या बोला एमसीक्यू 5, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच कैन बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ मानवता ट्रस्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त। और ऑब्वियसली आईटीसी बोला है तो ऊपर तो रेट बोला नहीं होगा, तो यहां पे देखो रेट दे दिया 18%। आईटीसी आपको निकालना है जो भी इनपुट आया इंटू 18% के रेट से, सिंपल। और ये इसके ऊपर वाला पैरा में हम लोग जो छोड़े थे उसमें वो क्या खर्चा का बात किया था ना, यानी परचेजेस पे ही तो अपना आईटीसी लेंगे। 2 जगह जहां रेसिपिएंट के बारे में सोचना है और यही 2 जगह तुम लोग सब गड़बड़ करेगा। रिवर्स चार्ज आते ही गड़बड़ हो जाता है, क्यों, क्योंकि रिवर्स चार्ज में हमको रेसिपिएंट के हिसाब से सोचना होता है और आईटीसी में रेसिपिएंट के हिसाब से सोचना होता है। अब सोचना ट्रस्ट को रेसिपिएंट बना के, ठीक है। तो बोलो ये वाला जो बीच वाला पैरा छूटा है वो पढ़ लो, यानी हर पैरा एक क्वेश्चन, सिंपल। पढ़ो बीच वाला पैरा, जो वो परचेज किया, क्या परचेज किया, सर्विसेज रिसीव्ड एंड यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल सप्लाईज, कितना 3.5 लाख टैक्सेबल सप्लाईज दे रहा है तो इसका आईटीसी मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। और यही मान लो ये एग्जाम सप्लाई दे रहा होता तो 3.5 लाख का सर्विस यूज किया आगे एग्जाम सप्लाई देने के लिए, आईटीसी नहीं मिलता। 3.5 लाख का सर्विस यूज किया टैक्सेबल सप्लाईज देने के लिए, आईटीसी मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, गवर्नमेंट आईटीसी नहीं छोड़ेगा, गवर्नमेंट अपना टैक्स तो कलेक्ट करेगा इधर से नहीं तो उधर से,
वही लॉजिक इधर लगेगा, 3.5 पे उसको टैक्स देना होगा। कितने रेट के हिसाब से? 18% पे, सॉरी टैक्स नहीं देना होगा, उसको आईटीसी मिलेगा। ट्रस्ट 350 के हिसाब से 18% पे आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला मेरे को सबसे आंसर चाहिए। हाँ, सेकेंड वाला, केटरिंग सर्विसेज रिसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल 2 लाख रुपया। देखो दोनों ही है, या तो एग्जेम्प्ट बोल दो, एग्जेम्प्ट होते ही वो उधर आ जाएगा, क्या बोलते हैं उस पर आईटीसी वैसे भी नहीं मिल रहा, और अगर तुम एग्जेम्प्ट ना भी बोलो तो भी वो ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है 17.5। ब्लॉक्ड क्रेडिट फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, अनलेस सामने वाला आउटडोर केटरिंग के लिए ले रहा हो, सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो, तो इस पे नहीं मिलेगा उसको। करेक्ट, जो भी कर लो, रीजन तो पूछा नहीं ना, दोनों रीजन अपने जस्टिफाई कर दिए, आईटीसी नहीं मिलेगा, खत्म बात। हाँ, तो इस पे आईटीसी नहीं आएगा। डन। थर्ड, ये वाला बोलना, बस परचेज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25% इंक्लूडिंग ड्राइवर। बस पहले तो यही बोल दो, ब्लॉक क्रेडिट है या नहीं बस पे? बस पे नहीं, आपने बोले तो घर के लिए तुम बस खरीद लो, घर वाला निकाल देगा बाहर, याद है ना? तो बस पे ब्लॉक नहीं के ले आईटीसी जा। ठीक, गाड़ी खरीदता है तो ब्लॉक कर देते हैं, बस पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक, तो बोलो मिलेगा 10-50 का आईटीसी? पूरा लाइन पढ़ो एक बार। नहीं, ये 10-50 बस का दाम है, ड्राइवर का दाम नहीं है। ज्यादा इतना मत सोचो, ड्राइवर का सैलरी होता है। इधर आप, बसेस वर डिलीवर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अगस्त में क्रेडिट मिलेगा क्या? सेक्शन 16 में हम लोग कुछ कंडीशन पढ़े थे। टैक्स इनवॉइस होना होगा गुड्स के लिए, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। कब रिसीव हो रहा है? सितंबर में रिसीव हो रहा है, तो भाई अगस्त में तो आईटीसी नहीं मिलेगा। भावुक मत हो जाना, बस एक क्रेडिट मिलेगा लेकिन सितंबर में मिलेगा। तो और क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था अगस्त के महीने का, समझ में आया ना? हाँ, तो पोजेशन में भी आएगा, बट किस मंथ में आएगा? सितंबर के मंथ में आएगा। तो बस में ब्लॉक नहीं है, बट अभी तक वो कंडीशन मीट नहीं किया, तो जब कंडीशन मीट करेगा सितंबर में क्रेडिट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन। यानी टोटल क्रेडिट उसका कितना आया? 3.5 लाख का 18%, 63,000। गुड्स रिसीव होना चाहिए और टैक्स इनवॉइस बोला होगा, और क्या बोला होगा? बहुत सारा कंडीशन था, आपने बस 2 उसमें से रीड किए। करेक्ट। डन। यहां तक एमसीक्यू डन। कोई भी तरीके की दिक्कत? 2-3 करेगा, अपने आप समझ आएगा क्या चीज पे फोकस करना चाहिए। जैसे इस पे हम लोग क्या क्या चीज पे फोकस किए, एग्जेम्प्ट है या नहीं, सप्लाई है या नहीं, और किस महीने का सप्लाई है, वो सब चीज थोड़ा बहुत फोकस किए, अपने आप वो हैबिट बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। डन। क्लियर है? क्वेश्चन 6 भी हम लोग करते हैं, उससे पहले 7-8 कर लो, ये थोड़ा सिंपल है। 7-8 पहले कर लो, फिर 6 कर लेते हैं। 7 आओ, तुम लोग कर लेगा 7। हाँ, अतुल बोल रहा अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बहुत बढ़िया। बोले था मेन होता है लॉ जानना, और लॉ जान गया, पता है, बस एप्लीकेशन है। 2 से 3 पेपर भी अगर तुम लोग सॉल्व कर लिया, सारा क्वेश्चन कर पाएगा, कोई वो झमेला वाला बात नहीं होता है। बस पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के संग सॉल्व करना होगा, एक एक वर्ड, एक एक चीज को बस देख लो ढंग से। हाँ, तुम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम ये होता है, क्वेश्चन दिखा, कंक्लूजन पहुंच जाएगा, होगा या नहीं होगा। अरे पहले पढ़ तो लो क्या लिखा है। हाँ, वही तो बोल रहे हो, बिना पढ़े क्वेश्चन कैसे आंसर कर देगा? छोटा छोटा चीज पे कंडीशन बदल जा रहा है ना, वो चीज देखना होगा। करेक्ट। हाँ, अब रिलेट कर पा रहे, वेरी गुड। 7 आओ, 7 में देखो और मिलेगा, और इजी होगा। 7, डिटरमाइन वेदर जीएसटी इज पेएबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। 1 अलग है, 2 अलग है। बोला है, बोलो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, वो सब बता दो। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, आंसर देना फिर। ध्रुव डेवलपर्स सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन ग्रेटर नोएडा
आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन। क्या बोला? एक बिल्डर होगा, डेवलपर, वो एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचा कुछ कुछ उसमें डेवलपमेंट करने के बाद। हाँ सही जा रहा है, इजी है क्या? इसलिए बोल रहे सही नहीं होगा। सेल ऑफ लैंड एग्जेम्प्ट, भाई एग्जेम्प्ट माने शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3 पढ़े ही थे। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। वो चार्ट बनाया था ना, जो लैंड है तो भाई डेवलपमेंट के पहले हो, डेवलपमेंट के बाद हो, लैंड लैंड ही रहेगा। बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन के समय में बिके तो जीएसटी लगेगा। क्यों? उसको हम लोग बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन सर्विस बोलेंगे। बहुत बढ़िया। और अगर एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद बिका तो वो बिल्डिंग बोल दिया जाएगा। और वो कंप्लीट होने को कैसे डिटरमाइन किया था? सीसी या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज अर्लियर। बहुत बढ़िया, बस यही चीज था यहाँ पे। वही पूरा इतना जो पूरा डिस्कशन किए वो यहाँ पे चिपकाना है। तो सिंपल सा चीज इतना ही लिखेंगे अपने आंसर में, हम दिखा भी देगा, यही लिखा हुआ है। हाँ, लैंड पे एग्जेम्प्ट है बिल्कुल, और वर्ड एग्जेम्प्ट मत यूज करना, वो गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग यूज करेंगे इट इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 3। ठीक है, तो यहां क्या बोलेंगे हम लोग? पहले कंक्लूजन एकदम से लिख देना, जीएसटी विल नॉट बी लेवीड या विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड सोल्ड बाय ध्रुव डेवलपर्स। अंडरलाइन, कंक्लूजन पहले ही दे दिए, आता क्यों नहीं देंगे? दे दिया। नीचे में रीजन करके लिखना, क्यों? सेल ऑफ लैंड as per para 5 of schedule 3 of GST, CGST Act 2017, sale of land, comma, subject to para 5B of schedule 2। याद रहे तो ठीक है। sale of building नहीं भी याद रहे, इतना तो याद है ना, sale of land schedule 3 में covered है, बस वही है। नहीं भी याद रहा, as per schedule 3 of GST Act 2017, CGST Act 2017, sale of land is covered under negative list, which means no GST will be charged। सिंपल बात है। और रीजन देना हो तो अगले लाइन में ये दे देना, इवन दो माइनर डेवलपमेंट्स आर डन ऑन द लैंड, जैसे लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इट विल स्टिल बी कॉल्ड एज सेल ऑफ लैंड आफ्टर द डेवलपमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? पक्का समझ में आया? 3 से 4 लाइन का रीजन बनता है, कुछ नहीं। इधर देख लो, वही है, देख लो क्वेश्चन 7 पार्ट 1। ये एक सर्कुलर नंबर खाली शो ऑफ करने चिपका दे, दरकार नहीं है। उसके आगे देख लो, वही सेम चीज है। आरटीवी में देखो मार्क्स नहीं होता, पर कितना 2 से 3 नंबर होता। कंक्लूजन लास्ट में भी डाल सकता है, पहले भी डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सोल्यूशन है, खाली हम दिखा रहे बस। इधर देख लो, देखो, एज पर पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेल ऑफ लैंड इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। खत्म बात। क्लियर? यही था आपने जो डिस्कस किए। और वो भी देखो पूरा लिखा नहीं है, हम लोग जो बोले थे तो पूरा बोल दिया था, सेल ऑफ बिल्डिंग वाला भी इंक्लूड कर दिया, तो सिर्फ जितना रेलिवेंट है उतना लिख दिया है। तो इतना तो लिख ही देते नॉर्मली। वर्स्ट केस क्या था, अपने को पैरा याद नहीं है, कोई बात नहीं, एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 तो याद रहेगा, शेड्यूल 3 याद है, वो भी याद नहीं, कोई बात नहीं, एज पर सीजीएसटी एक्ट वो तो याद रहेगा, बस हो जाएगा। और शेड्यूल 3 याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डन है? तो बस यही चीज है, बस डन। अब यहां पे ये लोग क्या किया है, ये लिख दिया, इसको पैरा ब्रेक नहीं किया, सीधा सीधा ये लिख दिया, और उसके आगे देखो ये भी लिख दिया, देयरफॉर सेल ऑफ लैंड डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, लैंड में बी सोल्ड आइदर एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग। ये सब ज्ञान बात, मतलब इंग्लिश किया है बात में। लॉ का रेफरेंस खाली वो 3 लाइन जो मार्क्ड है वो लिखा है, उसके बाद तुमको पेज बनाना है, बस क्वेश्चन चिपका देना। ये भी वही किया, देख लो, हम कुछ अलग नहीं बोल रहे, ये भी वही किया है। क्या किया ये, लैंड में बी सोल्ड एज इट इज और आफ्टर डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, इट इज क्लैरिफाइड दैट सेल ऑफ डेवलप्ड लैंड इज ऑल्सो सेल ऑफ लैंड। मतलब बात तो वही है ना, घुमा फिरा के ये वही चीज कंक्लूड कर दिया। हाँ, 3 से 4 लाइन हम लोग जो एग्जैक्ट चीज है वो लिख दिए, मोर देन इनफ। पहला पॉइंट कंक्लूजन डायरेक्ट लिख दो, जीएसटी विल नॉट बी लेविड इन द गिवन ट्रांजैक्शन। कंक्लूजन, नीचे में रीजन में 2 पार्ट बना देना, एक लीगल लैंग्वेज, एक लॉ का रेफरेंस, उसके नीचे अपना लॉजिक। तो पहला रीजन क्या होगा, शेड्यूल 5 ये बात बोला, पैरा 5 सॉरी शेड्यूल 5 बोला, पैरा 5 और शेड्यूल 3
ये बात बोला है कि भाई इस पे जीएसटी नहीं आएगा, ओके। फिर हम लोग अपना एक खुद का लॉजिक वाला रीजन दे देंगे, भाई लैंड लैंड ही रहेगा, तुम डेवलप करो या नहीं करो। सेल ऑफ लैंड विल ऑलवेज बी सेल ऑफ लैंड आफ्टर डेवलपमेंट और बिफोर डेवलपमेंट। सिंपल, क्लियर है, पक्का 100%। अरे ये इतना बड़ा नहीं लिखना होगा, अभी तो बोला, जबरदस्ती तुम लोग को रोने का आदत ना। चलो क्लियर है, पक्का। इधर आओ। 2 देखो क्या बोला इधर, डेक्कन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोई शिपिंग कंपनी का बात किया होगा, ओके। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले तो ये फॉरेन नहीं है, इंडिया ही है, हाँ पता है ना, ठीक, ओके, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइड किया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। जैसे ये लाइन पढ़ा तुरंत दिमाग में एग्जेम्पशन क्लिक होना चाहिए, एग्जेम्पशन का ही बात की थी ना, और तो कहीं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का बात नहीं किए। एग्जेम्पशन कुछ होगा, देख लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक शिपिंग कंपनी है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है देखो, टू इट्स लोकल रेसिडेंट्स इन द फेरीज ओन्ड बाय इट फ्रॉम नील आइलैंड टू हैवलॉक आइलैंड। बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह का उधर ही सर्विस दे रहा है, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ना, कि टूरिज्म और चार्टर वगैरह कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। और पानी का ट्रांसपोर्टेशन हर ही केस में एग्जेम्प्ट था, अनलेस आप उस पर पार्टी करने के लिए बुक किए, यही पढ़े थे अपने। अनलेस इट इज टेकन ऑन हायर फॉर टूरिज्म और चार्टर पर्पसेस। हाँ, बड़े लोगों के शौक कभी नहीं छोड़ेगा, वो जीएसटी लेगा उस पर। यहां पे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेसिक, वो एग्जेम्प्ट है, चलेगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय फेरीज एकदम एग्जेम्प्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर कट। अब इसमें बोलो कैसे लिखेंगे। पहला लाइन कंक्लूजन, हाँ ठीक है, ये जो हुआ 3 लाइन तो यहीं से मिल गया तुमको। सर्विस प्रोवाइडेड बाय डेक्कन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड। नहीं देखो, पहला लाइन हमेशा इसलिए बोला कंक्लूजन लिखना, एग्जामिनर को पता होना चाहिए तुमको आता है आंसर। पहला लाइन सीधा कंक्लूजन लिख लेना, जीएसटी विल नॉट बी लेविड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। उसके नीचे अपना ज्ञान चेपना। 2 तरीका होता है, जब आंसर आता है तो पहले दिखा दो आंसर आता है मेरे को, फिर शो बाकी अपना ज्ञान बढ़ा देना। वो पहले लाइन पढ़ लिया मार्क्स दे देगा, नहीं आता है तो उल्टा करना, पहले ज्ञान चिपकाना, लास्ट में दे देना, कुछ घुमा फिरा के आंसर लिख देना, पार्ट मार्किंग मिल जाएगा। ये सब एक्चुअल में स्ट्रैटेजी होता है, क्लियर है 100%। आता है आंसर, क्लियर कट दिखाओ आता है आंसर, और बड़े बड़े में लिखो जीएसटी विल नॉट को कैपिटल लिख दो, नॉट बी लेविड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, अंडरलाइन। हाँ स्मॉल मतलब, अरे कुछ जो भी लिखना लिख सकता है, मतलब यहां ग्रामर पे मार्क्स नहीं है, डोंट वरी, ठीक चलेगा। यही लॉजिक अपने पढ़े। तो जीएसटी विल नॉट बी लेविड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, फिर नीचे रीजन दे दो क्यों, एज पर नोटिफिकेशन 12/2017, 12/3 नोटिफिकेशन, 4 ही याद किए टोटल में, 12, 13, 66 और 10/2019, ठीक, 4 ही तो याद किया, उसमें तो याद रह ही जाएगा, और इतनी बार कर लिया याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। 12/2017 के तहत क्या बोला कि भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप इन्वॉल्व हैं, स्पेशली वाटरवेज वाला, इनलैंड वाटरवेज हो गया ना, ये ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर, यानी इनलैंड वाटरवेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स या एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, अनलेस इट इज टेकन ऑन हायर फॉर टूरिज्म। टूरिज्म पे लिया तो टैक्स, पार्टी करने लिया ना तो टैक्स लग जाएगा, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, जो आता है इससे रिलेटेड सब लिख देना, डन है। हाँ, अगर वाटर का पूछा तो एयर और रेल और रोड का ज्ञान नहीं बांटना है, बस उतना टाइम नहीं रहेगा, जाना नहीं, वाटर से रिलेटेड जो जो ध्यान आ रहा है लिखते चले जाना, सिंपल चलेगा। देख लो यहां पे भी यही चीज लिखा है। पार्ट बी देख लो, ट्रांसपोर्टेशन, इतना क्लैरिटी, सर्कुलर पर्कुलर कुछ नहीं, नोटिफिकेशन का रेफरेंस अपने भी दे दिए थे, ठीक है। इसमें क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places located in India is exempt from GST। क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, 100%, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं,
बस। और यहां पे ये और नीचे यही क्लैरिफाई किया कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक माने जनरल पब्लिक, क्या आप किसी भी रीजन से किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं? नहीं एक्सक्लूड कर सकते, तभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। बस ये नॉर्मल लॉजिक बात किया। क्या बोला था पहले? लीगल रेफरेंस, नोटिफिकेशन 12 2017 के तहत ये एग्जेम्प्ट है, लीगल रेफरेंस हो गया। फिर अपना लंबा चौड़ा ज्ञान जितना देना दे देना, लॉजिक वाला रीजन जितना देना आराम से दे देना, वो सब अपने दूर डिस्कस करके बैठे ही हैं। क्लियर है 100%? कुछ भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? चले आगे। देखो, हाँ, अरे देखो ये क्या होता है, इन लोग का तो स्टैंडर्ड आंसर रेडी होता है ना, कोई बैठ के तो लिख थोड़ी रहे, स्टैंडर्ड आंसर रेडी है स्टडी मटेरियल वगैरह में, उससे ये लोग चिपका लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनका आंसर जैसा रहता है। तो ऑब्वियसली वो जब इंसान बैठ के लिखेगा तो वो नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम आंसर खुद पहले डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ा नहीं रहा ना आंसर्स, वही चीज है। क्वेश्चन 8 पढ़ो फटाफट से। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, माने कौन किसको टैक्स देना, शायद रिवर्स चार्ज का कुछ बात कर रहा होगा मे बी। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस। पहला वाला बोलो, पहला वाला सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क भी किए थे हम लोग। क्या बोल रहे भाई, ज्यादा पढ़ लिया तुम। हाँ, उसके आगे 2.5 लाइन दिखा नहीं, लास्ट का वर्ड बोल दिया, अकोमोडेशन ऑफ एम्प्लॉय। न्यू एंट्री डाला था अभी अभी, देखो क्या बोला यहां, सिद्धि बिल्डर्स हरियाणा में रजिस्टर्ड है, ठीक है। रेंटेड आउट 20 रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट्स ओन्ड बाय इट इन संस्कृति सोसाइटी टू रुद्र टेक्नोलॉजीज। इतना टाइम पास बात है, एक बिल्डर है, 20 यूनिट एक कंपनी को हायर पे दिया, रेंट पर दिया, ठीक है। सामने वाला कंपनी एक आईटी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है। अमेंडमेंट आया था अभी अभी में, अगर आप रेंट पे कोई घर अमेंडमेंट से पहले देते फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जेम्प्ट कर दिया था, एग्जेम्पशन था। अब वो एग्जेम्पशन किस पर है? रेंटिंग पर है, बट ओनली व्हेन इट इज गिवन टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को आप रेंट पे दे रहे, एग्जेम्पशन है, ये भी लिख सकते हैं रीजन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इन दिस केस किसको दिया जा रहा है रेंट पे? सिंस सिद्धि बिल्डर्स इज गिविंग द क्या बोलते हैं, गिविंग द 20 रेसिडेंशियल यूनिट्स ऑन रेंट टू रुद्र टेक्नोलॉजीज विच इज अ रजिस्टर्ड आईटी कंपनी, टैक्स जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एंड इट विल बी पेड बाय कौन, सिद्धि या रुद्रा? रुद्रा, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 5AA ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13 2017। एंट्री याद नहीं होगा कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन तो याद होगा, नोटिफिकेशन याद होगा बस। और रिवीजन में अपने एंट्री नंबर भी डिस्कस किए हैं, 5AA, खाली 5AA ही मेनली डिस्कस किए हैं क्योंकि वो नया डला है, ठीक है। डन। तो एकदम सिंपल, अगर कमर्शियल होता एनीवेज टैक्सेबल था, ठीक। अगर रेसिडेंशियल है तो दो, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जेम्प्ट है, रजिस्टर्ड को दिया तो टैक्सेबल है, अंडर रिवर्स चार्ज सामने वाला बंदा टैक्स पे करेगा, सिंपल बात खत्म। डन। हाँ, यहां पे कंक्लूजन पहले लिख दो, रुद्र टेक्नोलॉजीज विल पे टैक्स अंडर आरसीएम, और पूरा का पूरा यहां रीजन जस्टिफाई कर दो। कहां गया ये रहा, देख लो यहां तो ये लोग कोई रेफरेंस भी नहीं दिया, देख लो। हम लोग तो फिर भी 2 रेफरेंस जोड़ लिए थे, 13 तो आएगा ही, संग में एग्जेम्पशन वाला 12 भी आ जाएगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड को देता तो एग्जेम्प्ट हो जाता 12 2017, रेफरेंस भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो रेफरेंस आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। क्लियर है? डन। देख लो बस वही है, रुद्रा विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन ऑन रेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है 100%? हाँ, सिद्धि भी तो रजिस्टर्ड है, तो क्या हुआ, रिवर्स चार्ज में सप्लाई रजिस्टर्ड हो या नहीं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, रेसिपिएंट को हम लोग देखते हैं।
कहां गया 82 ना, अरे ये तो आंसर है रे भाई। बोलो यहां तक कोई डाउट, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो बोल लो, अभी क्लियर कर दे सब। चलो पार्ट 2 करो, 8 पार्ट 2 बोलो। पुरोहित कंसल्टेंट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली, रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज अ रेगुलर टैक्स पेयर, वो रजिस्टर्ड बंदा है, ठीक है। पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 70,000 एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट एनजीओ फॉर्म इन दिल्ली। इस केस में स्पॉन्सरशिप का काम हो रहा है, और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में ना पहले रेसिपिएंट को खोजना। बोलो रेसिपिएंट कौन होगा इसमें? पुरोहित कंसल्टेंट्स। क्यों? क्योंकि वो पैसा दिया है और रेसिपिएंट हमेशा पैसा देगा। तो पुरोहित कंसल्टेंट्स इस केस में रेसिपिएंट है, 70,000 रुपया वो दे रहा है, तो सप्लायर कौन हुआ? बचा हुआ एनजीओ, करेक्ट। इसमें टैक्स कौन देगा? पुरोहित कंसल्टेंट या एनजीओ? पुरोहित कंसल्टेंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, नोटिफिकेशन 13 2017, सिंपल बात, खत्म कहानी, डन। गिरा 8 पार्ट 2 देख लो, वही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है इस केस में। यहां पे क्या हो रहा है? सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म को दे रहा है। जीएसटी विल बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय द बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। ये पूरा कहानी कर दिया, इतना तुम लोग करने का कोई दरकार भी नहीं होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। अपने को ये चीज पता है। और कब एप्लीकेबल होगा? जब रेसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है। इस केस में पार्टनरशिप फॉर्म था तो वो आरसीएम में टैक्स पे कर देगा। फीलर देखे थे ना अपने, रिवर्स चार्ज में सप्लायर अनऑर्गेनाइज्ड होगा, छोटा सप्लायर होगा, रेसिपिएंट थोड़ा बड़ा सप्लायर, बड़ा रेसिपिएंट होगा। यही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। डन है? पक्का? क्लियर? यहां तक हो गया। अब ये दो छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बचा है, वो भी अपने कर लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। पहले ये वाला कर लें, क्वेश्चन 6। कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं? बस इतना बता दो, आ रहा है ना? बस। गलत सही अलग चीज होता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती होगा, ये नियम का बात है, उससे कॉन्फिडेंस टूटने मत देना। बस मेजर चीज अगर हो पा रहा है, आंटी के थोड़ा बहुत चीज भूल गए थे, एक बार देखा स्ट्राइक कर गया, वही होता है सही चीज। देख के भी अगर नहीं हो रहा है कि सोल्यूशन देख लिया, नहीं हो रहा, तब झमेला वाला चीज होता है। अगर देख के या स्ट्राइक कर जा रहा है ना कि हाँ ऐसा ऐसा तो था, तो ठीक है, वो एक रिवीजन मांगता है और कुछ नहीं। डन है? और रिवीजन को लेके कभी घबराने का नहीं, एग्जाम के पहले रिवाइज करके ही बैठेंगे एनीवेज, तो क्लियर हो जाएगा वो। डन, मैटर नहीं है। ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो मत कर लेना। इधर आओ, थोड़ा इधर आओ ना। देखो मिस्टर पृथ्वीराज, सुनो ना, आशु तो तुम एग्जाम देने चले जाना, वहां ये नहीं मेरा नाम लेके कहीं और चले जाए, एग्जाम दे देना कम से कम, ठीक है? अब मिस्टर पृथ्वीराज क्या है वो? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज सप्लाइंग सर्विसेज इन महाराष्ट्र, ठीक है? जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है पृथ्वीराज, महाराष्ट्र में वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। ऑल राइट, ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज प्रोवाइडेड और रिसीव्ड, दोनों का ही नीचे डिटेल दे दिया होगा, ड्यूरिंग फेब्रुअरी, ठीक है? ओके, सारा डिटेल दे दिया। एक बार लास्ट में क्वेश्चन देख लेना, जो भी रेट है यहां बोला 9918, ये रेट से यूज कर रहा है। सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 9, आईजीएसटी हुआ तो 18 यूज कर लेना। और इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज को बोल दिया एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, यानी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटू 18% करके हम लोग जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 118 वाला केस नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है? थर्ड, ऑल कंडीशंस फॉर आईटीसी आर फुलफिल्ड, यानी बाकी का जो जो भी कंडीशन होना चाहिए, रिसीव है, टैक्स इनवॉइस है, वो सब है। ओके, ज्ञान था। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला? टर्नओवर इसका 2.5 करोड़ था पिछले साल में। आई डोंट थिंक ये उतना ज्यादा रिलेवेंट है, मैटर करना नहीं चाहिए, फिर भी लगा तो देख लेंगे। हाँ, रजिस्टर्ड है तो फिर टर्नओवर का कोई काम है नहीं। कॉम्पोजिशन का कुछ बात करता तो फिर देखते हैं, पर उसमें भी 2.5 करोड़ है तो कॉम्पोजिशन लगा नहीं, तो खत्म है, कुछ कोई काम नहीं है। क्लियर? कोई काम का चीज नहीं है ये। नेक्स्ट, कंप्यूट द नेट जीएसटी
पेबल इन कैश, यानी आउटपुट टैक्स निकालेंगे, लेस आईटीसी करेंगे, फिर जो उसका कैश पेमेंट आएगा वो देखेंगे। पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड जीएसटी का क्वेश्चन है। डन है, पक्का, फुल क्लैरिटी। तो आ जाओ, इसको मेरे संग क्या करेगा, एक स्टेटमेंट में थोड़ा रनिंग नोट्स की तरह कर लें। हाँ, इसको लिखते हुए चलना, ठीक है। अपने को करना है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय, थोड़ा ये सब ज्ञान वाला चीज तो तुम लोग लिखना जानता ही है ना। मिस्टर पृथ्वीराज फॉर द मंथ ऑफ फेब, ये फॉर्मेलिटी लाइन था, कुछ नहीं था, ठीक है, रटने मत बैठ जाना। लिख सकता है मिस्टर पृथ्वीराज कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज में आराम से लिख सकता है, सब चलेगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम लोग, यहां पे पर्टिकुलर्स करके एक हेडिंग दे दो, जो जो भी ट्रांजैक्शन होगा यहीं पे लिख देंगे, रीजन यहीं पे लिख देंगे, साथ में छोटा छोटा रीजन लिखते हुए चलना है, ठीक। और अपने को यहां, ये अपने आउटपुट टैक्स के लिए बात करें, ठीक है, आउटपुट टैक्स। तो बोलो आउटपुट टैक्स में यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीन आएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और एक सजेशन है, वैल्यू लिख लेना। अगर वैल्यू यहीं पे लिख लो तो कभी भी टैक्स का कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। रेट तो पता ही है, रेट क्या होगा, 9, 18 रेट पता है, तो अगर वैल्यू बगल में हम लोग सही तरीके से लिख लेंगे तो रेट गलत नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक आ जाओ तो फिर आगे चले एक एक करके, लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लाइन बाय लाइन आराम से होगा। चलो पहला वाला देखो, पहला वाला बोलो, कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, इंट्रास्टेट था, चलो ठीक है, इंट्रास्टेट था, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो होगा, पर क्या होगा या नहीं, अब ये सोचो। कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस है, थिएटर म्यूजिक डांस, ऐसा एग्जामिशन एक था, थिएटर म्यूजिक डांस, पर उसका लिमिट क्या होना चाहिए था, 1.5 लाख, 1.5 लाख का लिमिट भी है, बट टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, कोई भी सर्विस ब्रांड एम्बेसडर की तरह दिया जाए तो वो कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, करेक्ट। तो यानी यहां पे क्या हो रहा है, वो ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, भले ही उसका जो वैल्यू ऑफ सर्विस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वो 1.5 लाख के नीचे है, डज नॉट मैटर। अपने क्या करेंगे, इसको टैक्सेबल करेंगे। समझ आया ये टैक्सेबल है? तो सबसे पहले सिंस ये टैक्सेबल है, यहां लिख लो 140, और पहले टैक्स पूरा कैलकुलेट कर दो इस पे। 140 में 9 आएगा, 12,600, आईजीएसटी कुछ नहीं होगा इसमें, इंट्रास्टेट है, क्लियर बोला था, डन। और यहां पे हम लोग ये लिख देंगे, क्या है, कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस। रीजन क्या देगा, बोलो, सिंस इट इज रेंडर्ड, सर्विस है, रेंडर्ड फॉर ब्रांड प्रमोशन, एग्जेम्पशन अंडर 12/2017 इज नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। और लिखना तो और भी लिख सकता है, इवन दो कंसिडरेशन इज लेस देन 1,50,000, बट मेन क्रक्स हम लोग रीजन का यहां लिख दिए। ऑफकोर्स रूल 88, 49(5) ये सब अप्लाई होगा, बट पहले कैलकुलेट तो कर लो। पेमेंट में रूल 88 और 49(5) और 49A, 49B जो देखे थे वो तब अप्लाई होगा, आईटीसी वाला
यूज केस, वो तब अप्लाई करेंगे। पहले निकालो तो सही कितना जीएसटी का आउटपुट लायबिलिटी है, वो तो निकालो। हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप सब चीज एक बार में सोच लेगा, कभी कोई क्वेश्चन राइट नहीं हो पाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाओ, जीएसटी कैलकुलेशन में आईटीसी कैसे यूज करना है वो देखेंगे। पहले कितना जीएसटी है वो तो निकालो। डन पहला, ओके। सेकंड, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर अ मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। बोलो, आउटडोर केटरिंग, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड, हाँ सॉरी अवेल्ड माने हम लोग सर्विस ले रहे हैं। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर अ मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, यानी आउटवर्ड सप्लाई का बात नहीं हुआ है। अगर बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, यहां इनपुट है, यानी रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से सोचना है तो आईटीसी का बात होगा। क्या आईटीसी मिलेगा, क्वेश्चन ये है। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज है, और केटरिंग और फूड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग ब्लॉक्ड क्रेडिट है, अनलेस पृथ्वीराज जो सप्लायर है वो खुद केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। डन है, ब्लॉक्ड क्रेडिट, तुरंत स्ट्राइक किया। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, यही लिस्ट में नहीं, एक और नहीं, आईटीसी का एक अलग स्टेटमेंट बना देंगे ना, जैसे ये आउटपुट टैक्स का बनाया, वही एक इनपुट टैक्स आईटीसी कैलकुलेशन का एक स्टेटमेंट बना देंगे, सेम टू सेम वैसा ही, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सॉरी करेक्ट। इस केस में हम लोग कितने का सर्विस लिए थे, 50,000, बट मिलेगा कुछ भी तो इसको ब्लैंक कर देना। क्लियर है, चाहो तो वैल्यू को भी नील कर सकते हैं, बट आइडियली वो नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्विस तो लिया ही है ना, उस पर टैक्स नहीं है, तो ये क्लियर एकदम सही पिक्चर ये प्रोवाइड किया है। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं एंट्री नंबर 2 है तो इधर बगल में 2 लिख देना, क्वेश्चन का 2 नंबर है तो यहां 2 लिख दिए। क्या लिखेंगे, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड, कितने का, 50,000 का, ब्लॉक्ड है, ओके वेरी गुड। रीजन, ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर सेक्शन, वो आउटडोर की जगह पृथ्वीराज से लेगा तब भी तो ब्लॉक क्रेडिट है, आउटडोर की जगह जो पृथ्वीराज जो बोले, नहीं, पृथ्वीराज आउटडोर केटरिंग सर्विस किसी और से लिया, पृथ्वीराज के लिए ब्लॉक्ड क्रेडिट है। अगर पृथ्वीराज आगे केटरिंग सर्विस दे रहा होता तब इसका आईटीसी उसको मिल जाता। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो आईटीसी हमेशा मिलेगा ही, बस वही हम बोला, करेक्ट। ब्लॉक्ड क्रेडिट अनलेस, वो रीजन लिख दो, पृथ्वीराज इज इन्वॉल्व्ड इन केटरिंग सर्विसेज या इन प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज, सिंपल, डन है। क्लियर यहां तक, थर्ड आ जाए, लिख लिया। किस तरह से लिखना समझ आया, सिंपल लॉजिक है, कुछ भी रिटन में बहुत ज्यादा माथा पच्ची हुआ नहीं, कंटेंट अगर मालूम है ना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स याद है, अपने आप आंसर बनता है, अपने आप आंसर बनता है। इसलिए कभी भी लिखने को लेके घबराने का नहीं है, पॉइंट्स दिमाग में होना चाहिए, बस वही है। पॉइंट 3 देखो, ये भी हो जाएगा। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू सुभाशंकर कॉलेज, यानी पृथ्वीराज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, एक सुभाशंकर कॉलेज को, स्कूल नहीं कॉलेज को, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। बोलो, पृथ्वीराज का तो आउटवर्ड सप्लाई है, हाँ, तो आईटीसी का तो कुछ नहीं होगा, यहां बात आउटवर्ड सप्लाई है। बात यह है कि भाई एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल, वेरी गुड, टैक्सेबल, क्यों,
क्योंकि ये कॉलेज है, नॉट स्कूल। और एक स्कूल खाली टीसीएस एक स्कूल बनाया था। ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी अगर स्कूल लेता है तो एग्जेम्प्ट है, ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, यानी दिस इज टैक्सेबल। करेक्ट, वही सेम चीज हुआ ना। वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तुम लोग सही करेगा, हमको लगा था कॉलेज और स्कूल वाला कंफ्यूजन हो जाएगा, बट वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ये आ गया पॉइंट नंबर 3। हाँ, पॉइंट नंबर 3 क्या ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू कॉलेज। ठीक है, अब हम और ज्यादा लिख नहीं रहे क्योंकि ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब रीजन नहीं लिख रहे, समझ में आ गया। 12/2017 में स्कूल को एग्जम्पशन है, बट इस केस में कॉलेज है। करेक्ट, स्कूल को देता तो नहीं लेते, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्लियर। कितने वैल्यू का सर्विस है? 1 लाख का है। इंट्रा या इंटर है? इंट्रा है, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी, बहुत बढ़िया। 1 लाख यहां लिख देंगे, 9,000 डन। नेक्स्ट 3 भी हो गया। 4 लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ये तो महाराष्ट्र का था, गुजरात में कोई एडवोकेट बैठा है, उससे ये सर्विस लिया, यानी रेसिपिएंट है ना, ये सप्लाई नहीं हो रहा है इसका, ये सर्विस लेने का बात किया है, तो या तो एग्जेम्प्ट हो सकता है या रिवर्स चार्ज आएगा, दोनों में से कुछ एक। बोलो क्या आएगा? पहले रिवर्स चार्ज आएगा। क्यों? लीगल सर्विसेज पार्ट एक एडवोकेट दे, सीनियर एडवोकेट दे या फर्म दे, कौन दे रहे यहां? एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट। अगर वो किसको दे तो एग्जेम्प्ट होता, अगर अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट होता, या ऐसा कोई बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर्ड नहीं है। क्या ये बिजनेस एंटिटी है? नहीं, बिजनेस एंटिटी तो है ही, बिजनेस तो कर ही रहे। बिजनेस एंटिटी का मतलब कंपनी नहीं है, बिजनेस माने एनी पर्सन कंडक्टिंग बिजनेस। बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है क्या? एकदम है, ये एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, तो यानी ये टैक्स देगा अंडर आरसीएम। क्लियर है? वेरी गुड, डन। बट एक बात बताना, आरसीएम टैक्स जो देगा, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे किए, रेसिपिएंट है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किए, क्या ये लीगल सर्विस का टैक्स का क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरा इनपुट सर्विस है। करेक्ट, बट क्या ये मेरा आउटपुट टैक्स है तो इनपुट टैक्स ही ना, आउटपुट टैक्स नहीं है, तो इसको ये स्टेटमेंट में मत लिख देना। इसको क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स के एंड में, एकदम नीचे में, हाँ एंड में इसको एक काम करता है, इसको ना कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए, इसको मार्क करके रखना, और जब आउटपुट टैक्स का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, एंड में उसको लिख लेना। ठीक है, या अगर लिखे तो हम लिखवा देता है, लास्ट में लिख देते हैं, जैसे एकदम नीचे में यहां 4 करके लिख दो, ऊपर में हेडिंग दे देना आरसीएम टैक्स या टैक्स पेड अंडर आरसीएम, उसमें लिख दो लीगल सर्विसेज, क्योंकि आउटपुट टैक्स नहीं है। और ये अलग लिखने का रीजन क्या है वो भी हम बताएगा। आउटपुट टैक्स तो है नहीं ना ये मेरा, आउटपुट टैक्स माने क्या? आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर में टैक्स, ये तो आउटवर्ड सप्लाई है नहीं, तो इसको अलग से कंसिडर करते हैं। कितना टैक्स था? कितना था? वैल्यू क्या था? 1.75, रेट 18%, यानी ये इंटरस्टेट था ना, तो 175 का 31,500 आईजीएसटी आएगा। करेक्ट, और क्या है? 31,500 का क्रेडिट मिलेगा, तो नीचे आईटीसी में भी डाल देते हैं। 0.4 क्रेडिट ऑफ लीगल सर्विसेज, कितना? सर्विस था 1.75 का, डन। करेक्ट, बस इतना यहां तक किया अभी तक, आगे चले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुम लोग बोल पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इतना कर पाएगा। चलो यहां तक डन है, चलो लास्ट 3 फटाफट करो। पॉइंट नंबर 5 देखो,
सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। याद है BFBCs करके हम लोग एग्जामिशन में भी पढ़े थे। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर एक बैंक को सर्विस दे, एग्जेम्प्ट होगा, बट कब? रूरल एरियाज। अब पढ़ो ये पूरा लाइन। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है पृथ्वीराज, वो वेल्थ बैंक को सर्विस दिया विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन अ ब्रांच ऑफ बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरिया, यानी टैक्सेबल। और इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट? इंट्रास्टेट। क्यों? नहीं, ये तो फॉरवर्ड है। आरसीएम बिजनेस फैसिलिटेटर पे आता है, नॉट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरवर्ड चार्ज में होगा। बिजनेस फैसिलिटी, क्योंकि हम बताया था ना, इसीलिए बताया था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इक्विवेलेंट टू बैंक, उसको बैंक की तरह माना जाता है, बट फैसिलिटेटर ब्रोकर हो जाता है, वो खाली बिजनेस फैसिलिटेट कर रहा है। इसलिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी है, वरना तो एक ही बना देते ना, फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट दो अलग बनता ही क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरवर्ड चार्ज, फैसिलिटेटर रिवर्स चार्ज। ठीक, डन। यस, ये रिवर्स अर्बन में है, टैक्सेबल होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? 0.5 सर्विसेज टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सर्विसेज टू वेल्थ बैंक। कितने वैल्यू का? 2 लाख का। इंटर या इंट्रा? इंट्रा, ठीक है। तो 18,000 डैश आउटपुट टैक्स। ओ सॉरी, हम आईटीसी में लिख दिया। वही पेज खुला हुआ था ना, ये आउटपुट टैक्स में आएगा। रीजन लिखना हो, अर्बन एरिया है, एग्जेम्पशन का फायदा इसको नहीं मिलेगा। करेक्ट है, पक्का। देन 6, बोलो क्या होगा? रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कार डीलर 15,000 का। रिकवरी एजेंट रिवर्स चार्ज में पढ़े थे, रिकवरी एजेंट सर्विसेज, बट वो कौन था? कार डीलर था या बैंक था? वो बैंक था। अगर बैंक को वसूली का सर्विस दिया जा रहा है तब बैंक टैक्स देगा। यहां तो एक कार के डीलर को आप दे रहे, तो ये तो गुंडागर्दी हो गया एक तरह से। तो कार डीलर को सर्विस दिया जा रहा है, यहां कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। यहां आपको आउटवर्ड सप्लाई पर नॉर्मल टैक्स देना होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही। फॉरवर्ड में टैक्सेबल क्योंकि कार डीलर को दिया, वेरी गुड, करेक्ट है। अगर यही बैंक होता तो टैक्सेबल होता, अंडर रिवर्स चार्ज सामने वाला बैंक टैक्स पे करता, आपके आउटपुट टैक्स में नहीं आता। डन, 100% फुल क्लैरिटी। तो नेक्स्ट इधर लिख लो पॉइंट नंबर 6, क्या लिखेगा? रिकवरी सर्विसेज टू कार डीलर डैश टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कितना अमाउंट? 15,000 था। इंटर या इंट्रा था? इंट्रा है तो यही आएगा 1350। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, जनरल इंश्योरेंस। डन है ना? 6 तक सब हो गया। हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए वेट कर रहे हैं। हो गया तो बताना। लिखो, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे, लिख लो फटाफट। पॉइंट 2 एक बार, कौन सा पॉइंट 2? आउटडोर केटरिंग। अभी थोड़ा खत्म कर लेते हैं पहले, फिर उस पर जाते हैं। क्लियर है यहां तक? 6 का 6 लास्ट जनरल। और ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए 10-12 नंबर का क्वेश्चन होता है, 8 तो मिनिमम, तो पूरा का पूरा झोली में। देखो 7 क्या बोला? जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार, सीटिंग कैपेसिटी 5, यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। बोलो,
ये सर्विस लिया है, मतलब इंश्योरेंस सर्विस लिया है, तो यहां आउटवर्ड सप्लाई तो नहीं आ रहा है, ओके, आउटपुट टैक्स नहीं आएगा। आईटीसी का बात करो, इधर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट है। यहां कोई टैक्स, बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस कुछ नहीं आएगा। गाड़ी पे तुम गाड़ी खरीद लिए, गाड़ी का क्रेडिट ब्लॉक्ड, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी रिपेयर, कोई भी इंश्योरेंस, कुछ भी काम करा लो, सब का क्रेडिट ब्लॉक्ड। गाड़ी का क्रेडिट मिला तो भाई ये मिलेगा, गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिला तो ये भी नहीं मिलेगा। और वो किसको मिलता? कुछ कुछ केस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, या आपका ड्राइविंग स्कूल है, या आप मैन्युफैक्चरर है, या आप सप्लाई कर रहे हो, वो सब केसेस जो अपने देखे थे वही था। हाँ, बस होता तो क्रेडिट मिल जाता। डन है। ब्लॉक्ड होगा पर टैक्सेबल है? ब्लॉक्ड है मतलब ये तो सिर्फ आईटीसी का बात करेगा ना, नहीं, एक सेकेंड, टैक्स तुम एनीवेज पे कर चुके हैं, ये तो सर्विस लिया है। यहां बात करें सर्विस लिया, जनरल इंश्योरेंस, टैक्स तुम इंश्योरेंस कंपनी को पेड है। बात इतना है, मेरे को इसका गवर्नमेंट से क्रेडिट मिलेगा या नहीं, क्वेश्चन इज दैट ओनली, नहीं मिलेगा। टैक्स पेड तो पेड है, वो क्वेश्चन ही क्यों आएगा। डन। तो यानी नो आईटीसी। क्लियर? आईटीसी में लिख लो, आईटीसी वाला स्टेटमेंट में लास्ट पॉइंट नंबर 7, जनरल इंश्योरेंस ऑन कार, ब्लॉक्ड क्रेडिट। ऊपर वाला सेम रीजन इधर आ जाएगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5). चलेगा? डन। कितने का था ये? 15,000 का था ना? 40 40,000 बट 000। तो यानी आईटीसी तो क्लियर कट अपने को पता है कितना, एक ही मिल रहा है, 31,500। 31,500 का अपने को क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, $31,500 का क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100%। आगे चलो, आरसीएम वाला टैक्स तो अपने को कैश में पे करना होगा। आरसीएम वाला टैक्स में आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, याद है ना? क्यों? कि आईटीसी अवेल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज में आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, टू पे योर आउटपुट टैक्स, और दूसरा कोई भी चीज आईटीसी से पे नहीं हो सकता। इंटरेस्ट बोल लो, पेनल्टी बोल लो, फीस बोल लो, या एनी अदर अमाउंट आरसीएम टैक्स, वो आपको कैश में ही सल्टाना होगा। याद है? अब आ गया 49(5), 49(a), 49(b), रूल 88A, 4 चीज जो हम रटवाया था वो है एकदम ठीक। हम लोग वही याद किए जो क्वेश्चंस में आता है पूरा। तो यानी आरसीएम में टैक्स दे देंगे 31,500, ओके फाइन, ठीक है, पहला ये डन। अभी बोलो आउटपुट टैक्स कितना जाएगा? है? नहीं, टोटल आउटवर्ड सप्लाई का पहले बोलो। 4950 सीजीएसटी, और यही एसजीएसटी भी होगा ना? आईजीएसटी कुछ नहीं था क्या? एक भी नहीं था? श्योर ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार यहां तक डन है, तीनों का टोटल निकल गया 40,950, 40,950 आउटपुट टैक्स देंगे। 31,500 आरसीएम पे अपने को टैक्स देना है, और उसके बाद आईटीसी 31,500 का मिल जाएगा। यानी आरसीएम वाला टैक्स दे 31,500, आईटीसी मिले 31,500, बराबर ही चीज हो गया इफेक्टिवली। अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल इन कैश एज पर सेक्शंस 49(5), 49(a), 49(b) एंड रूल 88A। ठीक है, जो चीज हम लर्न करवाए एग्जैक्ट वही चीज का हम लोग रेफरेंस यूज कर रहे हैं, और दूसरा कुछ भी नहीं। डन यहां तक? तो अपना सबसे पहले आउटपुट टैक्स आता है। आउटपुट टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी।
कितना है आउटपुट टैक्स? 40950 डैश। इसी को हम आईटीसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये रिवर्स चार्ज वाला इधर अभी पहले लिख नहीं सकते, तो लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 31,500 है। बट 31,500 किसका क्रेडिट है? आईजीएसटी का क्रेडिट है। तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है? हाँ करेंगे, पहले हम कुछ लिखवाया था इसके लिए। सही ढंग से क्रेडिट यूज नहीं किया तो आईसीयू में भर्ती होना होगा। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी से, सीजीएसटी का क्रेडिट उसके बाद, एसजीएसटी का क्रेडिट उसके बाद। तो आईजीएसटी का क्रेडिट है, आईजीएसटी का आउटपुट तो नहीं है। यानी अब क्या करेंगे? सीजीएसटी यानी एसजीएसटी बराबर बराबर, जो करना है कर लो। करेक्ट। और इसमें आगे और कोई झमेला है नहीं, तो दिमाग भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर सीजीएसटी का क्रेडिट होता, एसजीएसटी का क्रेडिट होता, जो जैसे अपने सोचे थे वो एक बार सोचते मिनिमाइज करने का, पर यहां एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट ही नहीं है, तो क्लियर कट जैसे कर दो, पैसा तो उतना ही लगना है, पूरा पूरा का पूरा पैसा जाएगा। अब सीजीएसटी कम दो ज्यादा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाय डिफॉल्ट अपने बराबर बराबर बांट देते हैं। क्या ही जाता है अपना। ठीक, कितना? 15,750 इधर माइनस कर दो, 15,750 इधर माइनस कर दो। ना सेंट्रल गवर्नमेंट रूठा ना स्टेट गवर्नमेंट रूठा, डन। हाँ, एक से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जिससे ज्यादा प्यार है वो वाले को पूरा टैक्स दे देना और बाजू वाले से क्रेडिट ले लेना। ठीक, बोलो। डन है। 25,200, 25,200, ये तो भाई पैसा देना पड़ेगा। और कुछ भी पैसा देना पड़ेगा, आरसीएम टैक्स। कितना? 31,500 आईजीएसटी। टोटल पेमेंट 25,200 सीजीएसटी, 25,200 एसजीएसटी, 31,500 आईजीएसटी। कुल मिला के टोटल कर लेना, आ जाएगा। टोटल नहीं भी करो चलेगा, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन अलग 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 ही करना होता है। स्टेप मार्किंग जाएगा, पूरा गलत नहीं होता कभी। ठीक है, वो स्टेप मार्किंग ही माइनस होता है, डोंट वरी, ऐसा नहीं है। डन है ना? स्टेप बाय स्टेप चलना है खाली। अगर तुम पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लो लगेगा अरे बाप रे क्या पूछ लिया है, पर कुछ नहीं था इफेक्टिवली, कुछ भी नहीं था। इससे ज्यादा चीज तो हम लोग एग्जाम्पल्स में ही कर लिए थे, याद है? कुछ नहीं था इससे। आईटीसी यूटिलाइजेशन हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए, जिसमें दिमाग लगे भी, इसमें तो क्लियर कट डायरेक्ट बोल दिया था। और नीचे देख लो, आंसर वही होना चाहिए। देख लो 4950, 4950, 31,500, ये रहा, यही आया। ठीक है, हम भी इसीलिए बराबर बराबर करा दिया, यहां था। कोई दिक्कत नहीं अगर तुम लोग अलग अलग भी कर लो, बाय डिफॉल्ट ये लोग बराबर बराबर बांट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग भी रिटर्न सबमिट करेंगे ना, वो उसका फर्स्ट वो लेगा ही बराबर बराबर में। तुमको चेंज करना है कर सकते हो, बट कोई बॉदर नहीं करता ना चेंज करने का, अनलेस उसका कोई फायदा नहीं है, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आरसीएम अलग क्यों लिखे, ये देखो अलग क्यों लिखे। आरसीएम अलग इसलिए लिखे क्योंकि भाई जो अपना जीएसटी पेबल है फॉरवर्ड चार्ज में, उसी को हम लोग आउटपुट टैक्स बोलते हैं, और आउटपुट टैक्स से ही हम आईटीसी को सेट ऑफ कर सकता है। तो देख लो, आउटपुट टैक्स से ही आईटीसी सेट ऑफ हुआ। फिर हम जीएसटी पेबल कैश में क्यों करते हैं? क्योंकि रीजन देख लो, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज कैन नॉट, आउटपुट टैक्स नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट आईटीसी। आईटीसी में लॉ हम लोग क्या पढ़े थे? वो सिर्फ आप आउटपुट टैक्स पे करने ही यूज कर सकते हैं, बाद बाकी इंटरेस्ट बोल दो, पेनल्टी बोल दो, फीस बोल दो, अदर्स बोल दो, एनी अदर अमाउंट किस पे करना होगा? कैश में पे करना होगा। सीधा बात है, लॉ ही कंप्लाई किया, अलग कुछ नहीं किया। करेक्ट। बीच में कहीं पे बोल देता आप पहले टैक्स पे नहीं किए थे, उसका भी आपको 1,500 रुपए इंटरेस्ट लगा, वो भी हम लोग लास्ट में अलग से ही लिखते क्योंकि वो कैश में जाता। सिंपल बात है, बस वही की है। क्लियर है? फुल क्लैरिटी। और बाकी दोनों थ्योरी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। थ्योरी क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट फॉर्म आंसर कर देना है। डन है यहां तक? पक्का? बस इतना ही है। कॉन्फिडेंस आया तो
बस सही है। अब हम लोग एक और दिन में करेंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लेके, सीए का जितना भी एमटीपी है, सीएमए का जितना भी एमटीपी रिलीज हुआ है वो सब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसको पूरा डन हो जाएगा अपना इससे। क्लियर है? डन। चलो ये रीजन को नोट में लास्ट में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, सारा रीजन को नोट में लिख सकते हैं, देख लो। और फालतू का रीजन के लिए ना अलग अलग वर्किंग नोट बनाने का कोई फायदा नहीं है। हम बोल भी थे बना देना, पर पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम में जब टाइम का कमी रहेगा। अभी तो आराम से तुम 4 घंटा ले लो, कोई रोकने वाला नहीं होगा। एग्जाम में जब 3 घंटे में डीटी आईडीटी दोनों सॉल्व करना होगा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो अपने क्या करेंगे, जैसे स्टेटमेंट बनाया संग में, देखो ये भी क्या किया, रीजन उधर ही छोटा छोटा में रीजन लिखते चला गया, वही अपने को भी करना है, सिंपल। हाँ रीजन का मार्क्स होता है, एकदम होता है, ठीक है ना। देख लो ये भी 3 स्टेटमेंट बना, अपने भी 3 बनाए। जीएसटी पेबल, उसी में लास्ट में देखो रिवर्स चार्ज को लिख दिया था एंड में, और आईटीसी पेबल, और उसके बाद नेट जीएसटी पेबल जो कैश में आया। अपने भी यही 3 बनाए थे, अलग कुछ नहीं था, ठीक है ना। पक्का? चलो इसी के साथ ये वाला डन, एमटीपी सॉल्व कर लेंगे, पूरा पूरा सिलेबस डन ही हो जाएगा। लाइफ इज इजी। चलो भाई।